बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है और उसकी क्या रीज़न्स हैं। मेरे ख्याल में 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से किसी भी बंदे का वीज़ा रिजेक्ट होता है। आज इंशाल्लाह मैं उसको डिटेल में शेयर आपके साथ डिस्कस करूँगा और जो मेरा थिंकिंग्स हैं, मेरी थॉट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। अगर ये रीज़न्स आप अच्छे तरीके से समझ आते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के जो चांसेस हैं वो 60 टू 70% वो कम हो जाएंगे और आपका जो वीज़ा स्टैंप होने की रेशियो है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो दोस्तों के साथ जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहली रीज़न ये होती है कि वीज़ा रिजेक्ट इस वजह से होता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उसमें इन केस अगर पैसे होते भी हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका नहीं होता। वीज़ा ऑफिसर 3 चीज़ें देखता है कि वीज़ा जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर बंदे के एक्सपेंसेस को, इसके बाद उसके इनकम को और उसकी सेविंग को, इन 3 चीज़ों को हमने देखना होता है कि इस हिसाब से हाँ जो स्टेटमेंट है वो हमने बनानी होती है। और अगर आप इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को मैनेज करके स्टेटमेंट बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा रिजेक्ट होने के 3 रीज़न हैं उसमें से एक जो है वो कम हो जाएगी और आपके वीज़ा स्टैंप होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद दूसरी जो रीज़न होती है वो आपकी होती है सोर्स ऑफ इनकम क्या है। आप जॉब करते हो या फिर आप अपना कारोबार है, उसको भी इन चीज़ ये चीज़ बड़ी ख़ास होती है कि क्या आपके जो इनकम है वो इतनी है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हो और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आप बियर कर पाओगे या नहीं, जस्ट या आप कुछ अर्से के लिए कमेटी डाल के या पैसे इकट्ठे करके किसी उधार लेकर आप विज़िट करना चाह रहे हो। ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि वीज़ा ऑफिसर के लिए कि वो देखता है कि क्या इसकी जो इनकम है इतनी है कि और दूसरे इसी इनकम में रहते हुए क्या इस बंदे के जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर मीट हो भी रहे हैं तो क्या ये बंदा इतनी सेविंग कर रहा है कि ये ट्रैवल करना चाह रहा है। ये तो नहीं है कि सैलरीड पर्सन है तो ये क्या कर रहा है कि अगली सैलरी का मंथ एंड पे अगली सैलरी का वेट कर रहा हो। तो इन चीज़ों को उसने देखना होता है क्या इस बंदे की इनकम इतनी है, दूसरा उस इनकम में रहते हुए इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो मीट हो पा रहे हैं, और तीसरा जो है कि एक्सपेंसेस मीट होने के बाद उसकी ये कुछ सेविंग वगैरह भी है, 10 20 30% सेविंग भी हो रही है या नहीं हो रही। इस हिसाब से आपने देखना होता है कि वीज़ा ऑफिसर देखता है कि क्या इन ये सारी चीज़ें मीट हो रही हैं या नहीं हो रही। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो बिज़नेसमैन है जिनका अपना बिज़नेस है, क्या उनका बिज़नेस अकाउंट अलग है या उसी जो आपके पर्सनल अकाउंट से ही सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको अगर आप बिज़नेस पर्सन हो, चाहे छोटा है का लेवल पे है, बड़ा है, दरमियाना है लेवल पे जो भी है, आपको अपना बिज़नेस अकाउंट अलग ओपन करना चाहिए और पर्सनल अलग करना चाहिए। और इसी तरह से वो वीज़ा ऑफिसर देखेगा कि इसके जो बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं या इसके अलावा जो वो मीट हो पा रहे हैं या नहीं, उसके बाद कोई सेविंग्स मीट हो पा रही हैं या नहीं। आपका जो एक्सपेंस अमाउंट है वो बिज़नेस एक्सपेंस अकाउंट में ज़्यादा होने चाहिए, और अगर आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे कम भी हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन आपको जो होता है दोनों अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन करना पड़ेगा और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी पड़ेगी। आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये भी चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर चैम्बर का लेटर है तो सर्टिफिकेट सॉरी बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपका एक प्लस पॉइंट होता है। कंपलसरी नहीं होता लेकिन एक प्लस पॉइंट होता है। तो ये सारी चीज़ें देखता है वीज़ा ऑफिसर कि क्या ये चीज़ें पूरी हैं, इसका बिज़नेस इस लेवल का है या इसकी जो इनकम है सैलरीड पर्सन बंदा है तो इसकी इतने हैं कि ये एक्सपेंसेस को मीट करके और दूसरा ये जो कर रहा है सेविंग कर रहा है। और एक और चीज़ है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी कम से कम 1 साल पुरानी जॉब होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप 1 महीना आपको जॉब पे लगे हुए हैं और आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी वीज़ा के लिए, कम से कम 1 साल पुरानी जॉब होगी तो ही आपकी जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग समझी जाएंगी अपनी कंपनी के साथ या अपनी कंट्री के साथ, ना कि 1 माह पुरानी जॉब पे ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो।
अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ है जो तीसरा रीज़न है वीज़ा रिजेक्ट होने की, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, टाइज़ ऑफ योर कंट्री। अपनी कंट्री के साथ आपकी टाइज़ कैसी हैं, आप अगर ये चीज़ बहुत मैटर करती है इसमें। देखना, अगर आप मैरिड होते हो तो आपने एमआरसी लगाना होता है, और अगर आपके बच्चे हैं तो आपने इसमें एफआरसी लगाना होता है अपनी टाइज शो करने के लिए। अच्छा, इसमें एफआरसी की भी दो कैटेगरीज हैं, बाय बर्थ होता है और बाय मैरिज होता है। अगर आप मैरिड हो तो आप बाय मैरिज लगाओ जो अपडेटेड है, उसमें आपके बच्चों की डिटेल आ रही हो और आपकी मिसेज की डिटेल आ रही होगी। और अगर आप सिंगल हो तो आप बाय बर्थ जो है एफआरसी लगा सकते हो। मैरिड हो तो एमआरसी प्लस एफआरसी बाई मैरिज आपने लगाना है। इसके बाद टाइज आपने और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या कोई व्हीकल है या कोई शेयर्स हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, अगर आपकी कुछ हैं तो आपने उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट वगैरह भी ना वो साथ आपने लगानी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये शो हो सके कि ये इस बंदे की जो टाइज हैं वो स्ट्रॉन्ग है और ये वापस आएगा। बाकी इसके अलावा ये है कि आपके जो एनटीएन है वो भी आप टैक्स पेयर होने चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि ताकि वीज़ा ऑफिसर को पता लगे कि ये बंदा अपनी कंट्री में टैक्स पे कर रहा है, तो ये कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, ये सारा लीगल काम कर रहा है। तो आपको टैक्स पेयर होना चाहिए, आप टैक्स पेयर स्टेटस जो है एक्टिव होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कि ट्रैवल करने के लिए फ़ौरन से टैक्स रिटर्न डिपॉजिट करवाए, सबमिट करवाए और अप्लाई कर दिया। अगर मेरे ख्याल से अगर आपने अप्लाई करना है तो कम अज़ कम आपके टैक्स रिटर्न 2 साल के तो होने चाहिए। 2 साल के नहीं तो 1 साल के तो होने चाहिए लाजमी। 1 साल के भी अप्लाई करने के 7-8 माह बाद अप्लाई करें, फ़ौरन से ना करें। कम अज़ कम आपके जो टैक्स रिटर्न हैं वो 2 साल के वो हुए होने चाहिए, ना कि आप 1 साल के करवाओ और फ़ौरन से ही वीज़ा अप्लाई कर दो। ये 3 मेन रीज़न थी जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से डील कर लेते हो तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले ख़ुद ही पता चल जाएगा कि क्या आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा या फिर आपको वीज़ा ग्रांट होगा। ये तीनों रीज़न जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप कर लेते हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होगा, ना कि वीज़ा रिजेक्ट होगा। इसके अलावा कोई और रीज़न हो, वो कोई माइनर सी रीज़न हो सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई ये मेन होती हैं, और इन्हीं के बेस पे वीज़ा ऑफिसर जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहा होता है या आपको वीज़ा ग्रांट कर रहा होता है, स्टैम्प करके दे रहा होता है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपको किसी भी, इसके अलावा जो एजेंट है या और कोई ट्रैवल एजेंट है उसके पास जाकर मज़ीद जो है वो गाइडलाइंस की ज़रूरत नहीं होती, रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद से ही सारा कुछ कर सकते हो और आपके वीज़ा जो ग्रांट होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये थी जी आज की वीडियो जिस पे मैंने 3 रीज़न्स बताई हैं कि क्यों हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।